ओम श्री गोगा देवाय नमः। अब तक श्री गोगा महापुराण के 35 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 36वां अध्याय। अपने भतीजे के नाराज होकर चले जाने के बाद राजकुमारी शियल की कलाई में अति उत्तम लाल रंग का कंगन बंधवाया और अपने कुल की रीति अनुसार कामनियों को कन्या के साथ भेजकर दुर्गा पूजन आदि नेक निपटवाए। फिर राजकुमारी शियल की सखियों को जन्माशय में भेजा, जिन्हें दूल्हा देखने का अधिक चाव था। राजकुमारी की सहेलियां होने के नाते जीजा जी से हंसी मजाक करने का मन हो रहा था। वह सब गाती बजाती ढोलक की तान सुनाती उमंग में भरी जन्माशय में राजकुमार तारा सिंह के सम्मुख जा पहुंची, जहां वह दूल्हा बना मुख में पान चबाए अति उत्तम कीमती कंगन बांधे बंदर बना बैठा था। इस बंदर को इसकी माँ बहनों ने भली प्रकार लिपा पुता कर चमका दिया था। सारी सखी सहेलियां अपना मुंह फेर कर मुस्कुराने लगीं। तभी चतुरंगी सखी बोली, क्या इसी लंगूर के संग शियल ब्याही जाएगी? इधर सब सखियां अचंबा कर दुखी हो रही थीं। उधर तारा सिंह इन हसीन अप्सराओं जैसी सुंदरियों को देखकर कह रहा था, संगलदीप प्रांत तो पद्मिनी नारियों की खान है। जिसकी सखियां इतनी सुंदर हैं, वह राजकुमारी कैसी होगी? आमेर नरेश के नाई ने जब राजकुमारी की सखियों को नाक भौं सड़ाते हुए देखा तो तारा सिंह के चेहरे को घुमाकर आड़ में कर दिया। तब राजकुमारी की सखियां भी उल्टा सुल्टा पूजन कर मन ही मन दुखी होती हुई बिना हंसे बोले रवाना हो गईं। महल के आंगन में पहुंचकर पूजा के बर्तन चौक में पटक उल्टे पैरों अपनी सखी शियल के कक्ष में जा पहुंची। चतुरंगी सखी हाथ जोड़कर बोली, क्या आपके पिता ने इसी बंदर की शक्ल वाले राजकुमार को अपनी लाडो के लिए चुना है? चलो अच्छा है, जब जी चाहे डुगडुगी बजाकर नाच लिया करना। अपनी सखी की बात सुनकर राजकुमारी दुखी हो बोली, हे प्राण प्यारी सखियों, ये बंदर की शक्ल वाला दूल्हा तुम्ही को मुबारक हो, जिसका तुम अभी पूजन करके आई हो। मैं तो इसके मुंह पे देखूं भी नहीं। मेरा दूल्हा तो तुम सब देख ही चुकी हो। अगर एक दफा दर्शन से मन नहीं भरा तो दोबारा बुलाकर दर्शन करा सकती हूँ। जरा ठहरो बंधुओं। राजकुमारी शियल ने गोगावीर का ध्यान कर जोत जलाई और दर्शन देने की प्रार्थना की। तभी सखियों ने देखा वही बाग वाला सुंदर राजकुमार अपने नीले घोड़े पर आसमान में उड़ा चला आ रहा है। जहां राजकुमारी सहित सभी सखियां महल की छत पर उसके दर्शन के इंतजार में खड़ी हुई थी। कुछ ही देर में वह राजकुमार आ पहुंचा, जिनके दर्शन सभी सखियों ने नमस्कार करने के बाद जी भर कर किए। चतुरंगी सखी मुस्कुराकर बोली, जीजा जी, हमारी बहन पर ऐसा तार है जिससे तुम जैसे वीर खिंचे चले आते हो। चतुरंगी की बात सुनकर गोगावीर मुस्कुरा दिए। तब सभी सखियों ने ताली बजा बजा कर पुष्पों की वर्षा कर गोगावीर का स्वागत किया। तब राजकुमारी मुस्कान बिखेर अपने प्रीतम से बोली, आमेर नरेश तो बड़े ठाटबाज से ब्याह की तैयारी कर रहे हैं। आपके घर वाले रास्ते में कहाँ रुक गए? इतना सुन गोगावीर बोले, ये सब तुम लोगों के सोचने की बात है, मेरी नहीं। तुम्हें मेरे साथ अपना ब्याह करवाना है तो गुरु गोरखनाथ की नाम की माला फेरो। इतना कहकर गोगावीर ने नीला घोड़ा आसमान में उड़ा दिया। सखी सहेलियां हाथ मलती और ये देखती रही कि ये गए वो गए और नीला घोड़ा कबूतर की तरह अपने स्थान पर जन्माशय के निकट जा पहुंचा। तब सब सखियों ने शियल के भाग्य की सराहना की। इधर गोगावीर ने नीले घोड़े को नहला धुलाकर और दाना घास खिलाकर तैयार किया। उधर राजा सिंदा सिंह का निमंत्रण मिलने पर राजकुमार तारा सिंह के चेहरे पर ढेर सारे फूलों के हार का सेहरा, जिसके बांध देने से मुंह अच्छी तरह छिप गया, और सर पर सुनहरे काम का खूब बढ़िया मोहर बांध दिया गया। जब वह घोड़े पर सवार होने लगा तभी किसी ने चीख दिया। उसी समय सामने से बिल्ली रास्ता काट गई। पर इन बदशकुनों को गाजे बाजे के धूम धड़ाकों में किसी ने नहीं देखा। आमेर नरेश ने खबर की, हमारी बारात बारोठी के लिए आ रही है। आमेर नरेश आवाज सुनकर गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों और नरसिंह पांडे सहित बारात लेकर आगे आगे चले और सबसे पीछे गोगा जी अपने नीले घोड़े पर संतों के संग घंटे घड़ियाल बजाते हुए धूम धड़ाके से चले।
आगे बढ़ने पर दोनों बारातें मिलजुल कर एक हो गईं। आमेर नरेश बागड़ की बारात देखकर बोले, ये चौहानों की बारात है या मथुरा नगरी की रास मंडली। परंतु नीले घोड़े का सवार चक्रवर्ती नरेश बनने लायक है। पता नहीं इसके बाप दादा और सारे बाराती कहाँ रह गए। इस पर एक उनके मित्र बोले, आपको पता नहीं, गुरु गोरखनाथ एक दूरंदेशी चमत्कारी संत हैं। ये और इनकी माँ गुरु गोरखनाथ की शिष्य हैं और ये पांचों बाराती बड़े जुझारू वीर मालूम पड़ते हैं, जो गौगावीर के गुरु भाई हैं। आपकी बारात को सिर्फ ये पांचों ही मारकर भगा सकते हैं। गोगावीर तो आप सबको अकेला ही काफी है। बारात बड़े धूम धड़ाके के संग राजा सिंदा सिंह के महल की तरफ जा रही थी। ओगरनाथ ने गोगावीर के इशारे से आमेर की बारात के बराबर रास्ते से बारात काटकर अपनी बारात आगे कर ली। राजा सिंदा सिंह ने जो बारात के स्वागत के लिए बादाम पिस्ते वाली बर्फी, रसगुल्ले, रसमलाई और गुलाब केवड़े का शरबत वगैरह तैयार करवाया था, पहले बागड़ वालों ने खूब जी भर कर खाया पिया। गुरु गोरखनाथ की कृपा से महल के दरवाजे पर ही बाजे बजने लगे। गोगावीर की बारात महल के आगे ही रुक गई। राजकुमारी शीयल की सखियों ने आमेर वालों की बारात समझकर कन्या के कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। तब राजकुमारी शीयल ने महल के झरोकों से झांककर गुरु गोरखनाथ बाबा तथा अपने पति गोगावीर के दर्शन किए। उधर राजा सिंदा सिंह ने बागड़ वालों का गलत ढंग देखा तो उन्हें पिछला कार्यक्रम रद्द करके दूसरे दरवाजे पर आमेर नरेश को चुपके से बुलवाकर कहा, आप बारात को तो वहीं रोके रखो, सिर्फ आप दूल्हे को लेकर इधर से आ जाओ, जिससे बारोठी का कार्यक्रम निपट जाए। आमेर नरेश चुपके से तारा सिंह को लेकर दूसरे दरवाजे पर पहुंच गए। तब शीयल की सखियां राजकुमारी को लेकर मुख्य द्वार की ओर मंगल गान करती हुई चली। तब राजा सिंदा सिंह बोले, उधर को नहीं, इधर को। तब राजकुमारी शीयल अपने पिता से हाथ छुड़ाकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी रानी सिरोंजा भी जोर जोर से रोने लगी। इनकी देखा देखी सारी सखियों ने भी अपने नैनों से नीर बहाना शुरू कर दिया। तब गोगावीर ने जाना राजकुमारी के साथ कुछ जोर जबरदस्ती की जा रही है। जब पीछे मुड़कर ध्यान से देखा तो आमेर नरेश का राजकुमार बरगी सहित गायब है। जब तक राजकुमारी शीयल दरवाजे पर खींच कर न आ पाई, उससे पहले गोगावीर अपने घोड़े पर सवार दूसरे दरवाजे पर आ पहुंचे। गोगा जी के घोड़े को आता देखकर गुरु गोरखनाथ को शीश नवा, ओगरनाथ, नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल, रत्ना, अर्जुन सर्जन भी महल की दूसरी ढोड़ी पर आ पहुंचे। गोगा जी ने आप देखा न तब पूजन वाले पटले पर से तारा सिंह को धक्का देकर स्वयं चढ़ गए। इधर सिंदा सिंह और उनकी दासियां मिलकर कन्या को दरवाजे तक खींच लाईं। जब राजकुमारी शीयल ने गोगावीर को पटले पर खड़े देखा तो तुरंत ही अपने मन में मुस्कुराकर अपने पति के मोहर का पूजन रोली चावल से किया और माता सिरोंजा ने अपने दामाद की आरती उतारकर गिन्नी मोहरों से निछावर कर दी। यह तमाशा देख संत ओगरनाथ ने अपनी ऐसी माया फेरी कि आमेर नरेश की सारी बारात मोहित हो गई। न्योछावर हो जाने के बाद बागड़ प्रांत के सातों वीरों ने मिलकर आमेर नरेश की बारात के वीरों को अपनी तलवारों का जोहर दिखाकर लाशों के ऊपर लाश गिरा दी। जो अकड़कर सामने आया उसी का शीश धड़ से अलग कर दिया। नीला घोड़ा सोच रहा था कि गोगावीर कब मेरी पीठ पर चढ़े और कब मैं अपनी दुलत्तियों से अपनी करामात दिखाऊं। जब उसे कोई इशारा ना मिला तब उसने मौका देखकर अपनी दुलत्ती घुमाकर सिंदा सिंह के मारी। उन्हें अपनी छठी का दूध याद आ गया। दरवाजे के युद्ध का समाचार बारात में चारों तरफ फैल गया। तब कुछ आमेर वाले मतवाले योद्धा आगे बढ़े, परंतु बागड़ के वीरों के आगे वह भी जख्मी हो भागते नजर आए और बहुत से तो अपना शीश कटाकर स्वर्गलोक से धार गए। बाकी बारातियों ने भागकर अपनी जान बचाई। बागड़ के वीरों ने अपनी जीत की खुशी में गुरु गोरखनाथ की कृपा का गुणगान किया। आमेर की बारात की पिटाई का दोष नरेश ने राजा सिंदा सिंह के ही माथे मंडा। आमेर नरेश ने साफ कहा, आपने बागड़ प्रांत से बारात बुलवाकर हमें बेइज्जत किया है। हम लोग पिटते रहे और आप खड़े तमाशा देखते रहे। क्या तोमर वंशी अपनी इसी वीरता का ढोल पीटते फिरते हैं? गुप्त द्वार पर बारोठी कराने के षड्यंत्र को हम भली भांति समझ गए हैं। बागड़ वालों के चले जाने के बाद
हम अपने अपमान का बदला लिए बगैर आमेर वापस नहीं जाएंगे। आमेर नरेश को अधीर देख राजा सिंधा सिंह बोले, मैंने तो आपके हित के लिए ही दूसरा द्वार खुलवाया था, मगर क्या करूं, मेरे सब करे धरे पर पानी फिर गया। इधर तो राजा सिंधा सिंह आमेर नरेश के जख्मों पर मीठी मीठी बातों का मरहम लगा रहे थे, और उधर गुरु गोरखनाथ ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से मक्खी बने बारातियों को चेतावनी दी, जिसे सुनकर सब राजे महाराजे फौजदार अपने अपने हाथी घोड़ों पर सवार हो गए। राजा उमरपाल सिंह व राजा जेवर सिंह ने अपने अपने हाथियों पर चढ़ आमेर नरेश को चारों ओर से घेर लिया, और हाथी घोड़ों ऊंट पर चढ़ चढ़कर मार मरा कर मचा दी। बागड़ के वीर आंधी तूफान के सामने अपने बर्छी भाले चलाते थे। ये गद देख राजा हरि सिंह बोले, राजकुमारी शील, हमारी मांग है, आप व्यर्थी मारकाट करने पर उतारू हैं। अगर हमें भी क्रोध आ गया तो तुम्हारे गोगा चौहान को मार राजकुमारी शील को जबरदस्ती ले जाएंगे। आमेर नरेश की बात सुनकर बागड़ वालों को भी जोश आ गया। महाराजा उमरपाल सिंह ने भी अपना हाथी आगे करके मारा मार मचा दी। खूनी हाथी की मार के आगे कछवाहों के पैर उखड़ गए। तब गोगा वीर ने अपने नीले घोड़े को आगे बढ़ाकर तारा सिंह का रास्ता रोक लिया। तारा सिंह ने गोगा वीर के सामने से बचकर भागना चाहा। तब तक तो गोगा वीर ने अपने खंजर से उसका शीश धड़ से जुदा कर दिया। तारा सिंह का मारा जाना सुनकर कछवा राजा और उनके बाराती अपना शीश हथेली पर धरकर एकदम गोगा वीर की सेना पर टूट पड़े। आमेर के राजकुमार के मारे जाने से राजा सिंधा सिंह भी अपनी फौज ले अपने हाथी पर सवार हो कछवाहों की तरफ से बागड़ वालों की पलटन में मारकाट मचाने लगे। तब राजा सिंधा सिंह को आमेर वालों की तरफ से अपने वीरों को काटते देखा तो नरसिंह पांडे, भज्जू कोतवाल वगैरह बागड़ के सातों वीरों ने अपने अपने अश्व पर चढ़ गुरु गोरखनाथ का ध्यान धरकर घमासान युद्ध किया। इनकी मार देख कोई अपने हथियार छोड़कर भाग रहा है तो कोई अपना सिर कटाकर लंबा पड़ा खूनम खून हो रहा है। नीले घोड़े ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। गोगा वीर के एक बार से ही दो दो मारे जा रहे थे। तीसरे की लड़ाई देखकर ही प्राण निकल जाते थे। चौथे, पांचवें, छठे सब भागते नजर आते थे। नीले घोड़े ने तो घमासान युद्ध कर कमाल ही कर रखा था। जो गोगा वीर की तरफ तलवार लेकर आता था उसे नीला घोड़ा कच्चा ही चबा जाता, और जो उसके आगे 30वां खार बनकर आता उसे ऐसा उछाल फेंकता कि उसका पता ही न चलता था। बहुतों को अपने मुंह में दबाकर ऐसा दौड़ता कि उसे दम तोड़ते ही बनता था। अपनी फौजों को बिना मौत मरते देखकर राजा सिंधा सिंह और आमेर नरेश बोले, हे बागड़ प्रांत के महाराजा, हम दोनों क्या अगर सारा देश भी आपके विरुद्ध आकर लड़े तब भी हम लोगों से फतेह नहीं पा सकेंगे, क्योंकि गुरु गोरखनाथ का आपके सिर पर साया है। अगर योगी जालंधरनाथ हमारे साथ होते तो आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। कल शुभ मंगलवार और फागुन बदी नौमी का दिन है, इसलिए कन्या के विवाह का मुहूर्त भी देखना जरूरी है। इसके अलावा उनके बेटे तारा सिंह की मृत्यु युद्ध में हो गई है, इसलिए भी इनकी लड़ने की हिम्मत नहीं रही है। सो आप हम दोनों को क्षमा कर मेरी बेटी शीले के संग अपने बेटे गोगा वीर का ब्याह हंसी खुशी कर मुझे कन्या ऋण से मुक्ति दिलाएं। मैंने जो आमेर वालों को अपने यहाँ बुलाया था वह आपके नरसिंह पांडे के वचनों के अनुसार ही आप लोगों को बहादुरी दिखाने के लिए बुलाया था। आप इन पांडे से पूछ सकते हैं, मेरी बात गलत तो नहीं है। इस पर नरसिंह पांडे बोले, राजा साहब, आप जो मीठी चुपड़ी बातें अपनी हार मानकर कह रहे हैं ये सब सही नहीं है। जालंधरनाथ जी आपसे सख्त नाराज हो गए हैं, इसलिए आपके यहाँ नहीं आए। आपने अपने गुरु की अवज्ञा की थी, वैसे वह राजा गोपीचंद की कैद से छूटकर आ चुके हैं, परंतु अब वह आपसे मतलब नहीं रखना चाहते। आपने ठीक ही किया जो अपनी आधिनी द्वारा लड़ाई बंद करवा दी, परंतु हमारे हृदय पर आपका कटपूर्ण व्यवहार नहीं मिट सकता। आपने हमें बुलावे में डालने को लगन पत्रिका में 4 दिन की तिथि आगे लिखवाई थी। इतनी बात कह और अपना बिगुल बजा लड़ाई बंद कर देने का आदेश दिया, जिससे तुरंत युद्ध बंद हो गया। श्री गोगा महापुराण 36वां अध्याय समाप्त। कल 37वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।